आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, हर पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर है वो जो अपनी तकदीर पे रोते हैं, हर कायर है वो जो अपनी तकदीर पे रोते हैं, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। तो चलिए, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर, पटना बिहार से। हम लोग बात कर रहे थे जो 12वीं कक्षा का जो इतिहास है उसके पहले चैप्टर, पहले अध्याय, जिस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, यानी हड़प्पा सभ्यता। तो इस टॉपिक की अगर बात कर ले तो प्रमुख जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और अभी हम लोग फाइनली इसी चैप्टर के ऊपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे थे। तो पिछले वीडियो सीरीज में ऑब्जेक्टिव के भी वीडियो सीरीज आपके लिए लेके आए हैं। तो पिछले वीडियो सीरीज में 18 ऑब्जेक्टिव जो है वो ईंटें, मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता से करा दिए, जिसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं, चूंकि हम पहले बता दिए कि हम आपको प्रॉपर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ा रहे हैं और लाइन बाय लाइन, जो कि सब बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे, पढ़ने वाले में भी वैसे बच्चे जिनके सपने बहुत बड़े हैं और साथ साथ वो पढ़ने जो है वो मोटिवेट है, खुद से इंस्पायर हो। किसी के मोटिवेशनल वीडियो को देखने से ऐसा नहीं कि आज जुनूनी बने, कल पूरा जुनून झड़ गया। नहीं, जिसके पास लक्ष्य है और जो लक्ष्य पे फोकस कर रहा है उसी के लिए ही ये वीडियो लेक्चर्स होता है। क्योंकि जो साधारण बच्चे होते हैं वो तो फैक्ट्स खोजेंगे ना, उनको तो लाइन बाय लाइन से मतलब नहीं होता है। तो उनके लिए ही हम वीडियो लेक्चर्स पूरा बनाते हैं। और यदि ऐसे बच्चे हैं तो उनके 12वीं कक्षा का केवल हम कर दे कि विशाल स्नानागार कहाँ है, प्रमुख बंदरगाह कहाँ है, तो ये सब तो नॉर्मली चीजें जो सभी बाकी सभी चैनल पे आपको मिल जाएंगे। तो जब हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं डीप और आपके थॉट, आपकी सोच को डेवलप करना चाह रहे हैं, तो उसी तरह के ऑब्जेक्टिव हम आपको यहां पर भी कराएंगे। ऐसा नहीं कि खाली हम सिंपल ऑब्जेक्टिव आपको कराएंगे और बन जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। नहीं, कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो इतना बुक स्टडी करने के बाद भी आपसे नहीं बनेगा, तो यहां पे भी सीखना है। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करें। अब सबसे पहले आप पहले प्रश्न देखेंगे, 19 नंबर प्रश्न। 18 पिछले वीडियो पार्ट्स में कराए हैं, अब 19 से शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? आपको यह बताना है कि जब हमारा देश आजाद हो गया तो कौन से ऐसे क्षेत्रों में हड़प्पा का सबसे ज्यादा जो है वो क्या हुआ है सर, तो खोज हुआ है। जगह का नाम जैसे गुजरात या राजस्थान, पंजाब या फिर हरियाणा। सोचिए, आप सोचिए, चूंकि ये सब चीजें जो है ना आपके बुक्स में नहीं मिलेंगे, ये अपडेट चीजें हैं। और अगर ये नहीं भी बनता है तो अगर आप 12वीं कक्षा के अगर विद्यार्थी हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जब 12वीं कक्षा से ऊपर है तो थोड़ा सा इन सभी प्रश्नों पे आपको बाखूबी ढंग से ध्यान देना होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका गुजरात हो जाएगा, ध्यान कर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर अगर बढ़ेंगे तो कहते हैं कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? आप ध्यान में रखेंगे, चूंकि इतिहास पढ़ने के क्रम में देखे थे कि पुरातात्विक जो भी स्रोत होते हैं और साथ साथ अभिलेख होते हैं, ये इतिहास, किसी भी प्राचीन इतिहास को जानने का ये प्रारंभिक स्रोत के रूप में हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए ये ध्यान रखेंगे। क्या साहित्य नहीं है, या फिर सिक्के नहीं है, या अभिलेख नहीं है, या फिर इसको कहते हैं भग्न अवशेष? ध्यान रखेंगे। तो आपको बताना है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। काफी सारे बच्चे रटे हुए भी रहते हैं, ये तो बनना चाहिए, ये 12वीं कक्षा का विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ना भी बन रहा है तो ये ध्यान सुनेंगे। यहां पे सही आंसर आपका साहित्य हो जाएगा। कई बच्चों को यह भी लगता होगा कि सर ये भग्न अवशेष क्या होता है, तो यहां पे हम थोड़ी सी चर्चा कर दें। भग्न अवशेष का मतलब होता है कि किसी जगह की खुदाई कर रहे हैं और सौभाग्य से, भाग्य से वहां पे कुछ जो अवशेष हाथ लगते हैं, यानी उस सभ्यता से संबंधित तो जो भी उनके पूरा वस्तुएं मिलते हैं हमको, तो उसको कहते हैं अवशेषों को ही भग्न अवशेष। तो ये भी तो पुरातत्व के अंतर्गत आएगा। जमीन
जमीन से नीचे खुदाई के दौरान जितने भी वस्तुएं वगैरह ये सब मिलती है वो सब क्या है पुरातात्विक स्रोत में आ जाता है। यहाँ तक कि अभिलेख भी जो है किसी पत्थरों पे लिखा हुआ है, अगर वो दफन हो गया है खुदाई के बाद उसको निकालेंगे तो वो भी याद रखेंगे, अभिलेख हो चाहे सिक्के हो चाहे भग्न अवशेष हो, ये सब किस में चले जाएंगे तो पुरातत्व में चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो डायरेक्टर जनरल का नाम बताना है आपको, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI जिसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। चलिए बताएंगे, यहां पे है कनिंघम, यानी वही समझेंगे एक कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। दूसरा है आपका जॉन मार्शल, और तीसरा है REM व्हीलर, और चौथा है आपका राखाल दास बनर्जी। फटाफट से आप बताइएगा कि कौन जो है वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। तो यहां पे बिल्कुल सही ऑप्शन जो होगा वो आपका ए होगा। इसके बारे में थोड़ी सी बता दें कि भारत में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो स्थापना है सर 1861 ईस्वी में की गई थी, लेकिन पहले इसके जो डायरेक्टर जनरल थे अलेक्जेंडर कनिंघम वो 1871 ईस्वी में। तो अगर पचाने की क्षमता है तो पचा लीजिए, नहीं तो सुन करके कम से कम ध्यान अर्जित रखेंगे कि हाँ ऐसी ऐसी चीजें भी हुई है। अब चलिए 22 नंबर प्रश्न अगर देखेंगे कि कौन सी फसल जो है वो हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अब यहां पर कह रहा कि नहीं है, कौन एक फसल को चुनना है जो हड़प्पा समय में इनके जो खाद्यान्न फसल यानी डेली यूज में जो खाने पीने के जो इनके फसल, जैसे आज है चावल है और गेहूं आज के डेट में है, तो ठीक उसी तरह से। तो क्या जौ नहीं थी या दालें नहीं थी? दालें दो बार लिखा गया है, तो चलिए एक को गेहूं आप समझ लीजिएगा। चलिए यहां पे याद रखेंगे एक जौ हो गया, या फिर यहां पे और भी कुछ भी आप लिख लेंगे, मटर वगैरह भी कर लेंगे। चलिए मटर कर देते हैं, तो ये याद रखेंगे मटर या फिर गेहूं या फिर जौ या दाल या चावल। तो इस समय से आपको चूज करना है कौन सी फसल हड़प्पाई कालीन लोगों की मुख्य खाद्यान्न नहीं थी। तो अगर आप क्या सोच रहे हैं, चलिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा सर वो चावल हो जाएगा। चावल के बारे में अगर बात कर ले तो हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बात को कि रंगपुर जैसे क्षेत्रों में चावल के जो भूसा जो होता है ना, आज भी खेत खलिहान में हम लोग देखेंगे तो भूसे का ढेर का साक्ष्य मिला है, और चावल की थोड़ी सी जो दाना होती है सर वो लोथल में भी मिला है। लेकिन फाइनली इनके यहाँ खाद्यान्नों का प्रमुख जो खाद्यान्न फसल है वो चावल नहीं है। हो सकता है कि चावल बाहर वगैरह से आएंगे, क्योंकि चावल की जब हम बात कर ले तो आगे चल के याद रखेंगे जब वैदिक काल आएगा तो वैदिक का पहला फेज जो आता है जिसको कहते हैं ऋग्वेद, तो ये ऋग्वेद में भी जो है वो चावल को लेकर के कोई उल्लेख ही नहीं है। ऋग्वेद के बाद में दूसरा जो वेद आता है, याद रखेंगे 4 जो वेद हम लोग वैदिक काल में पढ़ते हैं ना सर, तो ये 4 वेद वैदिक काल में पढ़ते हैं। तो पहला ऋग्वेद है, दूसरा जो वेद है इसका नाम है यजुर्वेद, और यजुर्वेद में जा करके यानी दूसरे वेद में चावल के साक्ष्यों का प्रमाण मिलता है। और ये तो पढ़े हैं कि पहले वेद की रचना ऋग्वैदिक काल के पहले फेज में यानी कहते हैं उसको ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद की रचना जो होती है ऋग्वैदिक काल में। बाकी के तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तीनों जो रचना होती है वो आपका 1000 से बाद में, तो वो हो जाता है आपका उत्तर वैदिक काल। तो यजुर्वेद में पहली बार याद रखेंगे चावल के केवल प्रमाण मिलता है, और वो भी जो है वो व्रीहि के रूप में इसकी स्पष्ट होती है कि व्रीहि किसको कहते हैं, तो चावल को कहते हैं। तो चावल के बारे में आप समझ में आपको आ गया होगा। तो आपसे अगर भी पूछे हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख अगर खाद्यान्न फसलों में कौन फसल नहीं है तो चावल ध्यान रखिएगा सर। चलिए ये सब जो है आपका सब खास कर करके और रबी फसल है, और बताए थे कि जिस समय इधर के क्षेत्र को अगर देखें तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है, यहाँ पे रबी फसल ही ज्यादातर हो सकते हैं। हम लोग भौगोलिक एरिया को भी देखा कर करके आपको बताए थे, ठीक है, वीडियो लेक्चर्स में। आगे याद रखेंगे 23 नंबर प्रश्न, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? आपको बताना है किस सिंधु सभ्यता वाले क्षेत्र में एक ऐसे जगह का नाम बताना, स्थल का नाम बताना है कि एक ईंट पर एक ईंटा है और उसी पे बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो पंजे होते हैं उस पंजे का निशान मिले हैं। ये हड़प्पा से मिला है, या मोहनजोदारो से मिला है, या चनहुद्रो से मिला है, या फिर लोथल से मिला है? फटाफट एकदम आंसर दीजिए, हम आपके आंसर के एकदम जवाब एकदम इंतजार कर रहे हैं। बढ़िया से आंसर दीजिए यदि आप पढ़े हैं तो। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजा के निशान मिला है, बताइए कहां से? तो यहां ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो, लोथल। तो सही
जवाब आपका हो जाएगा चनहुद्रो से मिला है। वो चनहुद्रो जो पूरे हड़प्पा का औद्योगिक नगर है, इंडस्ट्रियल सिटीज है। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग देखे थे कि यहाँ मनके बनाने की कारखाना, यहाँ बाट बनाने की कारखाना है। ये पूरे जो शहर है ये सिंधु नदी के किनारे 7 हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ ये शहर है, सिंधु नदी के ये साइड में। चलिए आगे बात कर ले तो 24 नंबर अगर प्रश्न को देखेंगे तो किस हड़प्पा कालीन स्थलों से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? 12वां के लिए इस तरह के क्वेश्चन नहीं है, 12वां में तो डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं कि कांसे की नर्तकी कहां से प्राप्त हुई है, कांसे की नर्तकी डायरेक्ट। इसी को थोड़ा सा टर्न टाइप का कर करके लगता है कि थोड़ा सा अजनबी टाइप का आपको लग रहा होगा, लेकिन अजनबी नहीं है। किस हड़प्पा कालीन स्थलों से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री का कांस्य मूर्ति जो है वो प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, चाणहुद्रो से या फिर लोथल से। यानी एक गर्ल है जो डांस करती हुई है, उस तरह के मूर्ति कहां से मिला है? तो ये याद रखेंगे मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। सिंध का बाग या नखलिस्तान किसको कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो। चलिए इतने बातें याद रखेंगे। अभी इसका ऑप्शन जो है हम ऊपर देंगे, अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो अगला प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। अफगानिस्तान में स्थित सभ्यता से संबंधित है। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है। अफगानिस्तान में स्थल का नाम बताना है जो अफगानिस्तान में है। मुंडी गाक, दूसरा है सोरतुखई और तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है आपका हड़प्पा। आपको चूज करना है। यहाँ पे सी ऑप्शन देखेंगे, ए और बी दोनों है। अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पे ए और बी दोनों रहता है तो बच्चों का ध्यान वहीं चल जाता है, लेकिन अगर आप पढ़े होंगे तो जरूर आप बना पाइएगा इसको कि अफगानिस्तान के क्षेत्र में पाकिस्तान से आगे कौन कौन क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा गुरु, वो याद रखेंगे सोरतुखई। इसके बारे में तो पढ़े ही थे कि कुछ पत्थर यहाँ से आते थे। और याद रखेंगे मुंडी गाक, ये दोनों के दोनों जो है अफगानिस्तान में ही है, इसीलिए यहाँ पे ए और बी दोनों जो है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए अक्सर अगर हमारे वीडियो लेक्चर्स को अगर आप देखते हैं तो आप दूसरे चैनल पे जाकर के हड़प्पा से संबंधित अगर कोई क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव चला रहे हैं, वहां पे जाएंगे तो हम वादा दावा करते हैं कि वहां 30 क्वेश्चन अगर कोई चलाएंगे तो 25 प्लस क्वेश्चन आप बना के आएंगे। लेकिन अगर हम ही अगर ऑब्जेक्टिव इससे संबंधित अगर कराएंगे तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देने के कारण आप यहाँ पे कम बनाते हैं। तो आप ये नहीं समझेंगे कि हमारी तैयारी पूरी नहीं है, आपकी तैयारी बढ़िया है। हम चाहते हैं कि और तैयारी जो है ना वो बड़ी हो जाए। ऐसा नहीं कि आप सब बना दो एकदम फूल के बर्रा हो जाओ, वो काम खाली हम नहीं करवाना चाहते। चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? खैर पशुपति के बारे में अगर बात कर ले तो इनके बारे में तो अभी पढ़ाए नहीं है। योगी आसन मुद्रा सब चीज हम आपको पढ़ाएंगे किधर कौन जानवर होते थे, लेकिन अभी फिलहाल अगर आप जानते हैं तो बना पाएंगे कि हाथी, बाघ, शेर और भैंस कौन नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा जानवर नहीं है। तो पता नहीं आप क्या आंसर सोच रहे हैं, लेकिन यहां पे ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। रुकिए एक मिनट, ब्लैक मार कर लेते। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, अगर बात कर ले शेर के तो ये हड़प्पा समय में इसका कोई प्रमाण जो है वो नहीं मिलता है। अब ये ध्यान रखेंगे यहां पे शेर का कोई प्रमाण नहीं है, बाघ का प्रमाण है। लेकिन जब यही वैदिक काल में हम जाएंगे तो वहां पे इसके अपोजिट हो जाएगा, हड़प्पा के अपोजिट हो जाएगा। वहां बाघ का प्रमाण नहीं हो जाएगा और शेर का प्रमाण हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा हमारी बातों को, हम क्या कहना चाहते हैं। यहां शेर का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वैदिक में यहां बाघ का प्रमाण है, लेकिन वैदिक में क्या हो जाएगा? अपोजिट। वहां क्या हो जाएगा? शेर का प्रमाण हो जाएगा, अब बाघ का प्रमाण नहीं हो जाएगा। सिंपल ही है। चलिए अब ध्यान रखेंगे 27 नंबर अगर प्रश्न को देखेंगे तो सिंधु सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? अब ये बताएंगे, यहां थोड़ा सा विवादित सेक्शन है। अक्सर अलग अलग अगर गेस्ट पेपर में उलटिएगा जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थी है तो वहां ये कंफ्यूज करता है आपको कि क्या बताना है आपको कि सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता है वो कौन से सिविलाइजेशन के समकालीन नहीं है? चीन की सभ्यता के,
की, या मिस्र की सभ्यता की, या मेसोपोटामिया की सभ्यता की, या क्रीट की सभ्यता? क्रीट की सभ्यता बता दें। जब इधर हम लोग और पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो नीचे में आपको मिलेगा अफ्रीका, और ऊपर में यूरोप, और बीच में भूमध्य सागर का बेल्ट है, और वही भूमध्य सागरीय वाले क्षेत्रों में टापू पर है, इसको कहते हैं क्रीट की सभ्यता। और मिस्र की सभ्यता के बारे में बात कर ले तो इनके बारे में पढ़े ही थे हम लोग इजिप्ट वगैरह में, और मेसोपोटामिया में इनकी चर्चा हम लोग यहाँ हड़प्पा में चर्चा किए थे कि इजिप्ट वाले ही जो है वो क्या बनाते थे भाई, तो ये लोग क्या बनाते थे, पिरामिड बनाते थे। कोई लोग अगर मर जाते थे तो उनको कब्र में दफना करके और पिरामिड बना देते थे। वही देखा देखी कहीं ना कहीं उस तरह की चीजें हड़प्पा में भी मिलता है, लेकिन दोनों में फर्क बताए थे कि हमारे यहाँ भी लोगों को कब्र में दफनाए जाते थे तो उनकी वस्तुओं को रखे जाते थे, और यहाँ मिस्र में भी लोगों को दफनाए जाते थे तो वस्तुओं को रखे जाते थे। लेकिन वहां बहुमूल्य खनिजों को भी रखते, लेकिन हड़प्पा वासी बहुमूल्य खनिजों को नहीं रखते। और ये हमारे पैरेलल है, समकालीन है। मेसोपोटामिया की बात कर ले तो इसके बारे में तो आप पढ़े ही है कि हमारे यहाँ भी तांबे के बर्तने मिले हैं और मेसोपोटामिया में भी वही तांबे के बर्तने मिले हैं। दोनों तांबे के बर्तनों में देखते हैं कि निकेल नामक के जो है रासायनिक पदार्थ भी पाए गए हैं, और यहाँ पे हम लोग काफी सारे कुछ लिक्विड का भी हम लोग यहाँ पे देखे थे। और मेसोपोटामिया वाले ही तो हमारे लिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं मेलुहा, और हड़प्पा सभ्यता को नाविकों का देश कहते हैं। कौन कहते हैं? मेसोपोटामिया वाले। तो ये भी हमारे समकालीन थे, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे चीन नहीं होंगे। अब कंफ्यूजन यही दूगों में होता है सर, क्रीट सभ्यता और चीन की सभ्यता। आप गूगल पे भी सर्च कर लोगे तो याद रखेंगे क्रीट की जो सभ्यता है वो हमारे समय काल का है, लेकिन ये हमसे काफी पुराना है। और इससे हम जब भी पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता तो इससे कोई लिया दिया, कोई व्यापार वगैरह ये सब नहीं हुआ है। तो यहाँ ये तीनों के बारे में अगर कहें तो ये तीनों हमारा समकालीन है, ये नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, नहीं कह रहा है, नहीं मानी जाती है, तो चीन की सभ्यता नहीं मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो किस हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त जार को यहाँ पे हमने लिख दिया है, बर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। कौन ऐसे स्थल है जहां से बर्तन यानी जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी एक लोमड़ी का चित्रांकन मिला है? ये आपको बताना है कौन ऐसे स्थल है जहां से, याद रखेंगे, एक बर्तन पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे लोमड़ी का चित्रांकन जो है वो किया गया है। बड़ा बढ़िया से आप सोचिएगा, ऑप्शन दिख पा रहा है आपको, हड़प्पा से मिला है, ये मोहनजोदारो से, ये लोथल से, या फिर रंगपुर से। आप बड़ा बढ़िया से देंगे। इस तरह के प्रश्न अगर आप हल कर पा रहे हैं तो समझेंगे कि एकदम आपकी तैयारी जो है वो बहुत बेस्ट हो गई है। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे। चलिए अगर बना पाए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सही जो जवाब आपका हो जाएगा वो लोथल हो जाएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि लोमड़ी, और ये लो से लोमड़ी और लो से लोथल मान लेते हैं। कभी अगर भुतला जाते हैं कि ये लोमड़िया वाला चित्रांकन, तो लो से लोथल और लो से लोमड़ी। आगे याद रखेंगे, ये आज का लास्ट होगा क्योंकि कुछ काम है इसीलिए हम आज पहले ही छोड़ देंगे और क्वेश्चन भी आपको कराते। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? बढ़िया से सुनेंगे, कौन कौन से ऐसे सिंधु सभ्यता के। एक तो आप बंदरगाह नगर के बारे में पढ़े ही थे कि यहां पर गुजरात में लोथल है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन नगर बंदरगाह वाला था, लोथल या फिर सुतकांगेडोर इधर बलूचिस्तान के क्षेत्र में, ये भी नदी के किनारे है, या फिर अलाउद्दीनो एवं बालाकोट भी यहाँ पे हम लोग पहले चित्रांकन किए थे, या फिर कुंतासी के बारे में गुजरात में दिखाए थे, या फिर इनमें से सभी। तो जल्दी से सोचेंगे कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे, तो बताइए जल्दी से। तो यहां पे याद रखेंगे सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ये सबके सब बंदरगाह नगर है, लेकिन अगर आपसे कह लेगा कि प्रमुख बंदरगाह कौन थे, ये प्रमुख पतन, तब जाके आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। तो आप देखिएगा कितना आप सही कर पा रहे हैं, और अगर एकदम गलत हो रहा है तो घबराने वाली बातें नहीं है। ये सब प्रश्न हम आपको पहले बताए नहीं, लेकिन यहाँ पे अभ्यास करा करके एक तरीके से बता रहे हैं। तो अब जो प्रश्न आपके लिए नए होते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर करके, और जो चीजें लगे कि आप हम इसको जोड़ेंगे, हमको आगे तक भी पढ़ना है एक दिन, तो एक ही साथ सब नोट्स को अगर ऐड कर ले तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितना भर पचे समझिए, वही 12th है, नहीं पच रहा है उसको छोड़ दीजिएगा दोस्तों। तो अब हम लोग अगले दिन एक दिन के और अगर बच गया है, एक दिन अगर आप करा लेंगे तो बोर्ड हो और ऊपर के भी कुछ चीजें हैं सब लोग हम लोग कवर कर देंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।